हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की एक क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमारी बुक चल रही है फिजिकल केमिस्ट्री। ये हमारी थर्ड बुक है। इससे पहले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बुक हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में लास्ट टर्न पर हमने इसमें हमारी यूनिट 1 कंप्लीट की थी, जो थी आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम। और आज हम इसमें हमारी यूनिट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट 2 के अंदर ये यूनिट का नेम है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। ये यूनिट का नेम है। तो यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये 2 उसमें डिवाइड की गई है, थर्मोडायनेमिक 1 और थर्मोडायनेमिक 2। आपके सिलेबस में भी होगी, आपने देखा होगा। तो इसमें दोनों अलग अलग यूनिट में डिवाइड किया गया है। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट के अंदर हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो थर्मोडायनेमिक सेकंड होगी आपकी, उसके अंदर हम इसमें थर्मोडायनेमिक के सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो, आज हम इसमें हमारी यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो यूनिट 2 में जो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की, विच इज रिलेटेड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन सिस्टम। अब ये यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो देखो मतलब समझते हैं थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक होता है ऊष्मा गति की। थर्मोडायनेमिक क्या होता है, ऊष्मा गति की, इसका मतलब होता है। अब आप इसमें आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या आना है, एनर्जी, ऊष्मा, एनर्जी आनी है, एनर्जी चेंज आना है। थर्मोडायनेमिक की बात हो रही है, ऊष्मा गति की, गति से क्या अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पर क्या हो रहा है, गति हो रही है, मतलब चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी चेंज। एनर्जी चेंज कब आ सकता है, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इसमें अब केमिस्ट्री में क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। मतलब फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के दौरान जो ऊर्जा में परिवर्तन आता है, जो ऊर्जा में परिवर्तन आता है, वही हम किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक में पढ़ते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। देखो इसमें यही लिखा हुआ है, ब्रांच जो है फिजिकल केमिस्ट्री की, जो आपकी रिलेट करती है एनर्जी चेंज के मेजरमेंट से। एनर्जी चेंज किस टाइम पे, जब हमारी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हो रही है, मतलब किसी भी सिस्टम में कोई भी रिएक्शन की जा रही है, तो उसके टाइम पे उसकी ऊर्जा में जो क्या आता है, चेंज आता है, वही हम किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। थर्मोडायनेमिक इज बेस्ड ऑन 3 जनरल प्रिंसिपल। कौन कौन से प्रिंसिपल है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। 3 लॉ के अंदर पढ़ते हैं हम ये सारी चीजें। तो अब इसमें देखो, जैसे जैसे क्या है इसमें, नंबर ऑफ प्रिंसिपल एंड डेरिवेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इनमें हम कुछ प्रिंसिपल और उनके डेरिवेशंस के बारे में बात करते हैं। जैसे आपका क्या हो जाता है, हेनरी लॉ, इसका डिस्कस करेंगे। रॉल्स लॉ, इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल एंड डेराइव फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक, बट थर्मोडायनेमिक हैड सर्टेन लिमिटेशन। अब ये तो हमने बता दिया कि थर्मोडायनेमिक क्या होता है, एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंज इन सिस्टम, ये तो हमने बता दिया। अब यहाँ से अब ये किस में होता है, इसके अंदर हम 3 लॉ पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। मैं आपको छोटी छोटी चीज बता रही हूँ, ये नोट करते चलना। और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इन लॉ के अंदर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, हेनरी लॉ हो गया, रॉल्ट लॉ हो गया, इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल हो गया। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स जो है, कुछ सर्टेन लिमिटेशन, कुछ निश्चित सीमाओं तक ही कार्य कर सकती है। अब वो इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, ये देख लेते हैं। अब देखो, इसमें हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करा सकते, आप इस बात को समझिए। ये आपकी जो पीडीएफ होती है ना, ये पूरे चैप्टर की एक पीडीएफ नहीं बन के आती, यहाँ से हमें कहीं कहीं से कलेक्ट करनी पड़ती है ये। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हम पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, आपको स्क्रीनशॉट लेने होंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको टाइम नहीं देते स्क्रीनशॉट लेने का, बिल्कुल प्रॉपर टाइम मिलता है आपको। आप वहाँ से लिख सकते हैं। और थोड़ा राइटिंग का, हैंड राइटिंग का थोड़ा मैनेज करना होगा आपको। अगर आपको हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, वैसे तो हम आपको बोलकर बता देते हैं कहाँ क्या लिखा हुआ है, अगर कहीं मिस्टेक होती है तो हम बता देते हैं। तो देखो, इसमें कुछ लिमिटेशंस के बारे में बताया गया है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर है सर्टेन लिमिटेशन, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन डायनेमिक स्टेट। डायनेमिक स्टेट से क्या मतलब है, यहाँ पर डायनेमिक स्टेट से मतलब है जो स्टेट मूव करती हो, जो स्थिर ना हो, अस्थिर हो, चलती रहती हो, मतलब उसमें परिवर्तन आता रहता हो। अरे साधारण सी बात बताई, थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या बताया अभी बच्चा आपको, यहाँ से सीधा सा मतलब बताया आपको। यहाँ से ये रहा कि यहाँ पे क्या है, एनर्जी चेंज। चेंज कब आता है, जब कोई चीज मूव करती है, जब कोई चीज मूव करती है। थर्मोडायनेमिक स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। तो दूसरी बात क्या हो जाएगी, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर
स्टैटिक और स्टेबल सिस्टम, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ से, स्टेबल लिखा हुआ है कि ये जो है आपका थर्मोडायनेमिक सिर्फ डायनेमिक स्टेट के लिए एप्लीकेबल है एंड इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन स्टैटिक और स्टेबल सिस्टम। फर्स्ट लिमिटेशन हो गई। सेकेंड लिमिटेशन देखिए, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बट इट इज नॉट यूजफुल इन माइक्रोस्कोपिक और एटॉमिक रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब मैक्रोस्कोपिक का देखो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग भी लिखा हुआ है, मैक्रोस्कोपिक मतलब लार्ज। ये छोटे छोटे पॉइंट याद करने के लिए इसमें लिखे हुए हैं, कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। तो देखो लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए क्यों मेजर कर सकते हो, देखो छोटी सी रिएक्शन होगी, छोटी सी रिएक्शन होगी मतलब उसमें क्या होगा, छोटा सा चेंज आएगा, छोटा सा चेंज आएगा मतलब छोटा ही ऊष्मा में परिवर्तन आएगा। अब इतना कम ऊष्मा में परिवर्तन आएगा कि आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। तो ये हम आपकी जो थर्मोडायनेमिक है ये लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, स्मॉल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हो गई सेकेंड लिमिटेशन इसकी। थर्ड लिमिटेशन देखो क्या लिखी हुई है, इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्रिया के वेग के बारे में कोई जानकारी नहीं बताती है, ये सिर्फ ये बताती है कि एनर्जी में चेंज आया है या नहीं आया है। ये उसके वेग के बारे में कोई परिभाषा या यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी नहीं देती है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। ये यहाँ पर 3 लिमिटेशंस दी हुई हैं। मैं आपको यहाँ से ये थोड़ा, आपको यहाँ से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये हो गए यहाँ से थर्मोडायनेमिक इसकी लिमिटेशन। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या पॉज करके नोट कर सकते हो, यहाँ तक यहाँ से ले लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। टू पार्ट्स से क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बना है। कौन कौन से पार्ट्स हैं वो लिखे हुए हैं सामने भाई, सिस्टम और सराउंडिंग्स लिखे हुए हैं। सिस्टम और सराउंडिंग से मिलकर बनता है आपका थर्मोडायनेमिक। ये लिखा हुआ सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू थर्मोडायनेमिक। अब ये सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, बिल्कुल ही असाधारण सी एक चीज़ है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स। बहुत यूनिवर्स यहाँ पे क्या लेना है, ब्रह्मांड से मतलब है, अंतरिक्ष में नहीं पहुँच जाना है। यूनिवर्स सिर्फ वही एक अंतरिक्ष नहीं, यहाँ पे पूरे ब्रह्मांड से लिया हुआ है। मतलब हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, पास से पास, दूर से दूर, हर चीज़ क्या आती है, सिस्टम में आती है। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल और फिजिकल चेंज, वो कहा जाता है सिस्टम। जो कि किसी भी परिवर्तन होने में, किसी भी फिजिकल और केमिकल, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होने में पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट करता है, वो सिस्टम कहलाता है। और सराउंडिंग, सराउंडिंग क्या कहलाती है, यूनिवर्स का वो पार्ट जो फिजिकल और केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक चेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, पर वो अपना पूरा पूरा इन्फ्लुएंस डालता है सिस्टम के ऊपर। समझ में आ गई इतनी बात। सराउंडिंग वो है जो अपनी मौजूदगी जता देगा कि मैं यहाँ हूँ, लेकिन ये नहीं पता होने देगा कि मैं, हाँ एक्चुअली मैं यहाँ हूँ। मतलब बहुत सिंपल सी एक चीज़ है। क्या है इसमें, देखो ये क्या है, सराउंडिंग, ये मान ली हमने सराउंडिंग। यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर अंदर ये मान लो कोई भी क्रिकेट ग्राउंड है, ऐसा मान लो, ऐसा मान लो क्रिकेट ग्राउंड है। अब यहाँ पे क्या बनी हुई है, ये पिच बनी हुई है, यहाँ पर ये पिच बनी हुई है, ऐसा मान लो, बस अज्यूम करके चल लो। अब यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा प्लेयर्स के चेंज होने में। मतलब देखो ये इसमें प्लेयर्स के चेंज होने में, मतलब देखो यहाँ पे छोटी सी चीज़ है, जो यहाँ पे क्या है, प्लेयर्स खड़े हुए हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या हुए हैं, प्लेयर्स खड़े हुए हैं। अब ये क्या है, ये अपने आप ही तो खेलेंगे क्या, ये जो बाहर ये जो बाउंड्री है ये डिसाइड करेगी कि प्लेयर्स कैसे खेलेंगे, नहीं ना। पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बाउंड्री यहाँ पर सेट कर रही है कि अगर बॉल यहाँ से बाहर गई तो 6 होगा, अगर बॉल इसको टच करके गई तो कैसा होगा, 4 होगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये तो रिएक्शन में, ये जो पूरा ग्राउंड है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, पर ये क्या कर रहा है, अंदर सिस्टम में होने वाली रिएक्शन पर इन्फ्लुएंस डाल रहा है। तो इसी तरीके से क्या होंगी, सिस्टम और सराउंडिंग को डिफाइन किया गया और दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं, थर्मोडायनेमिक बनाते हैं। ठीक है, इतनी बात। यहां से स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, वरना बाद में ले लेना आराम से, कोई जल्दी नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगी। यहां से आगे इसमें क्या दिया हुआ है,
Next, on the basis of exchange of mass and energy, thermodynamic system can be classified into three parts. अब देखो, ऊर्जा और द्रव्यमान के बेसिस पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम को किसमें तीन पार्ट में क्लासिफाई किया है. कौन कौन से पार्ट हैं? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम. अब ये ओपन और क्लोज सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग अपने ऊर्जा और द्रव्यमान को आपस में बदल रहे हैं, जिसमें यानी कि क्या हो रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग, ध्यान से देखना, सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के द्रव्यमान और ऊर्जा को बदल रहे हैं, वो कहलाता है ओपन सिस्टम. जैसे हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर, खुले पात्र में पानी को गर्म करना. क्लोज सिस्टम क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम बहुत आसान है. इसमें क्या होगा? द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच सिस्टम एंड सराउंडिंग विल एक्सचेंज देयर एनर्जी. क्लोज सिस्टम में क्या होगा? एनर्जी का एक्सचेंज होगा पर मास एक्सचेंज नहीं होगा. जैसे हीटिंग ऑफ वाटर अंडर इन क्लोज्ड कंटेनर आर सोलर सिस्टम कोमा आर सोलर सिस्टम. ये दो एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पर. जैसे इसको करके देख लेना अपने घर में. कोई बर्तन लेना और उसमें पानी रखना और उसके ऊपर कोई भी प्लेट या लिड जो भी ढकना चाहते हो ढक देना, ताकि उसमें से भाप बाहर ना जाए. तो यहाँ पर क्या होगा? ऊष्मा में परिवर्तन, एनर्जी में चेंज आएगा. वाटर बॉईल होगा. वाटर जहाँ नॉर्मल टेम्परेचर पर होगा वहां से बॉईल होकर कितने पे आएगा? अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा. लेकिन उसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा चेंज? क्योंकि जो भाप बनेगी वो प्लेट पर ढककर वापस से ठंडी होकर कहाँ चली जाएगी? उसी कंटेनर में लिक्विड बनकर चली जाएगी. तो मास में कोई चेंज नहीं आएगा. ये है क्लोज सिस्टम. ठीक है. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें ना तो ऊर्जा और ना ही द्रव्यमान ये आपस में एक्सचेंज ना होते हो, वो कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम. कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. ठीक है. इट इज अ हाइपोथेटिकल. ये कैसा हाइपोथेटिकल या कह सकते हो इमेजिनरी है. बिकॉज because certain amount of energy has been used against friction, so temperature or energy of system will be variable. मतलब यहाँ से बस इतना याद रखना, ये जो मेन है कि जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम है ये यहाँ से ऊर्जा और मास में कोई भी परिवर्तन नहीं, मतलब कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है. एक दूसरे में कुछ भी एक्सचेंज अदला बदली नहीं करते हैं. ये कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम. क्लियर है. जैसे एग्जाम्पल थर्मस फ्लास्क, जो आपके पहले क्या होते हैं, वे नहीं होते फ्लास्क या बॉटल कह सकते हो, जो गर्म पानी को गर्म, ठंडे पानी को ठंडा रखते हैं, वही क्या आते हैं इसके बेस्ट एग्जांपल. जैसे मिल्टन की वाटर बॉटल मिल्टन की वाटर बॉटल. ठीक है. चलो आगे देखो. इसमें है और कोई भी वाटर बॉटल जो पानी को गर्म का गर्म और ठंडा का ठंडा रखती हो, अब तो यूज़ करते होंगे इसमें. देखो, on the basis of external factor thermodynamic process can be divided into following part. अब देखो, वो तो बात हो गई सिस्टम और सराउंडिंग के बेसिस पर कि ओपन हो गया, क्लोज हो गया या कैसा हो गया. ये तो किसके बारे में बात हो गई? सिस्टम और सराउंडिंग को लेकर. और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल फैक्टर, बाहरी फैक्टर्स जो होंगे वो किस तरीके से क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक पे वर्क करते हैं और कितने पार्ट्स में उसको क्लासिफाई किया गया है या डिवाइड किया गया है. पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए. मैं आपको एक बार बाद में, जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज का टॉपिक, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूंगी. आप अगर अब नहीं लेना है तो फिर ले लेना. ठीक है. चलो यहाँ से देखो, ये आ गया सेकंड. अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से. जैसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो देखो यहाँ से, बेटा मैं आपको फिर बोल रही हूँ, पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, स्क्रीनशॉट ही लेने होंगे. ठीक है. चलो, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस ने फर्स्ट में डिवाइड क्या किया गया है, हमने इसको डिवाइड किया है, यानी कि फर्स्ट पार्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस. अभी इस प्रोसेस में क्या होता है? वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर रिमेन अनचेंज्ड, मतलब तापमान में परिवर्तन नहीं होता, रिएक्शन के टाइम पे टेम्परेचर वो का वही रहता है, वो आपका क्या कहलाता है? आइसोथर्मल प्रोसेस. फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अब यहाँ से टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा? जीरो. मैंने कहा टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, यानी कि टेम्परेचर चेंज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अब जब एक छोटी सी चीज बात बताओ, यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? डेल्टा ई लिखा हुआ है. अब डेल्टा ई इक्वल्स टू जीरो क्यों है? बताओ क्यों है ये जीरो? अरे बच्चा, छोटी सी चीज है, मैं आपको हिंट दूंगी, आप खुद बताओगे इसका आंसर. मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट में लिखो. मैं सारे देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि हम देखते नहीं है, हम सब देखते हैं किसका कौन सा क्वेश्चन होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको क्या करते हैं, उसको सॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं अगर आपको नहीं पता होता है. देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, टेम्परेचर क्या है? तापमान.
तापमान किससे जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है बताओ, डेल्टा ई क्या होता है, डेल्टा ई होता है एनर्जी। तापमान किससे जुड़ा होता है, एनर्जी। अब जब टेम्परेचर जीरो है तो एनर्जी जीरो होगी या नहीं, यस और नॉट आंसर करेंगे आप कमेंट में, ठीक है। अब यहां से देखेंगे आगे कि यहाँ से आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज जीरो होता है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, आपका प्रेशर अनचेंज होता है, प्रेशर चेंज जीरो कहा जाता है। आइसोकोहरिक प्रोसेस है, आइसोकोहरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम अनचेंज रहता है। आगे इसमें और भी दिया है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपकी हीट अनचेंज होती है। हीट को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हीट अनचेंज होती है। साइक्लिक प्रोसेस देखो, अब साइक्लिक प्रोसेस को देखना, इसमें तो ये हो गया कि क्या क्या अनचेंज होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो अभी ले लो, ये ले लो, यहाँ से ये हो गया, यहाँ से इतना ये ले सकते हो स्क्रीनशॉट इसका। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस में आपको बताऊं, साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, ये साइक्लिक प्रोसेस एक थर्मोडाइनमिक प्रोसेस है। अब देखना साइक्लिक, साइक्लिक से मतलब क्या समझ रहे हो आप, कोई चीज जहां से शुरू हो रही है वहीं पे आ रही है, कहाँ आ रही है, जहां से शुरू हो रही है वहीं पे आ रही है। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि एक रिंग जैसी वो बन रही है। अब यहां से आगे देखना, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस वो होता है इन विच रिटर्न टू इट्स नेगेटिव पॉइंट आफ्टर पासिंग थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेज। मतलब क्या है यहाँ से, मतलब ये है कि एक पॉइंट से गुजरने के बाद कोई भी चीज वहीं अपने पहले पॉइंट पर आ रही है। देखो यहां से शुरू हुई और यहीं पर आ गई, तो ये क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस के अंदर बेटा वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम चेंज जीरो रहता है, यानी कि वॉल्यूम अनचेंज रहता है। और यहाँ से एंथैल्पी चेंज भी जीरो होता है, डेल्टा एच हम एंथैल्पी चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है इतनी बात, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, हम बोर्ड पे नहीं करा सकते क्योंकि सारा थ्योरी आपको भी दिख रहा होगा, सारा थ्योरी है और कुछ नहीं है। आप देखो इतनी सारी थ्योरी बोर्ड पे लिखाना है, फिर आप नोट करोगे, सारा एक्सप्लेन करना है, तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। तो यहाँ से इससे बेटर ऑप्शन पीडीएफ से एक्सप्लेन करने का हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। तो मैं आशा करती हूँ आप इसको अच्छे से समझोगे। अब देखो यहाँ से नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ गई बेटा, प्रॉपर्टीज वो किसमें, दो पार्ट्स में डिवाइड की गई हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या है, कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे, अरे बेटा ये सारा पहले का है। सारा पहले का कैसे, आप पढ़ चुके हो इसमें 11th में 10th में, थोड़ी 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 चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं, ये बस थोड़ी सी और ऐड हो जाती हैं, यही तो है ग्रेजुएशन बीएससी। ठीक है, बेस वही आपका 11th 12th चलता है। ठीक है, द थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज विच डज नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। वे थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस की क्वांटिटी पर यानी कि मात्रा पर डिपेंड नहीं करती हैं, निर्भर नहीं करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बोल्ट्स कांस्टेंट। और इसी के जस्ट अपोजिट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होंगी, बताओ कौन होंगी, सोचो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होंगी बेटा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होंगी जो सब्सटेंस की क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगी कि कितनी मात्रा में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ, कोई भी क्या कुछ भी चीज़ ली हुई है उसकी मात्रा पर डिपेंड करेंगी, वो कही जाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है इतनी बात। जैसे आपका वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, ये किस में आते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल में आते हैं। यहाँ से आप क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। बेटा मैं आपको फिर बता रही हूँ, देखो मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि इसमें आप इन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करो। हैंड राइटिंग में मानती हूँ मैं आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ा क्लियर नहीं होगा, पर मैं आपको बोल के इसीलिए बता रही हूँ, एक एक वर्ड बोल के बता रही हूँ कि कहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। अब देखो बेटा नेचर के बेसिस पर भी थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, बहुत ही इजी सा है, सारी डेफिनेशन इजी है। मैं एक बार शुरू से फिर से दिखा देती हूँ आपको। देखो ये हो गई थर्मोडाइनमिक, यहाँ पे हमने पढ़ा है कि थर्मोडाइनमिक क्या होता है, इसकी लिमिटेशन के बारे में पढ़ा कि किन किन सीमाओं के अंदर ये एप्लीकेबल है। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा कि थर्मोडाइनमिक किन चीज़ों से बना होता है, दो चीज़ों से बना होता है, सिस्टम और सराउंडिंग। अब
जिन चीज़ों से बना होता है उसके आधार पर हमने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ में आ गई बात? जिन चीज़ों से बना है उसके आधार पर कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जो उसका पूरा प्रोसेस है उसके आधार पर हमने डिवाइड कर दिया कि थर्मोडायनेमिक के अंदर क्या आता है बेटा, टेम्परेचर आता है। क्या आता है? टेम्परेचर आता है। ये हो गया टेम्परेचर, एनर्जी हो गया, हीट हो गया, प्रेशर हो गया, और क्या, एंथैल्पी एक और ऐड हो गया इसमें। इनके बेसिस पर हमने क्या कर दिया, थर्मोडायनेमिक पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि ये इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब इसके बाद हमने इसकी प्रॉपर्टीज भी देख ली, प्रॉपर्टीज के आधार पर भी हमने इसको डिवाइड कर लिया। अब हम इसकी नेचर के बेसिस पर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो नेचर के बेसिस पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विच इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत इजी लैंग्वेज भी है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी वो भी आसानी से इसको समझ सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? देखो स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट मतलब क्या है बताओ? अरे बताएंगे भाई, हम किस लिए? स्टेट फंक्शन या पाथ इंडिपेंडेंट। अब देखना इसके 2 नाम हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ। स्टेट फंक्शन, पाथ इंडिपेंडेंट आप खुद समझ जाओगे। द थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड दे डोंट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग सच चेंज। मतलब क्या है? वो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी जो सिर्फ पहले और बाद की कंडीशन पर, सिस्टम के पहले और बाद की कंडीशन पर डिपेंड करती हो, वो उसके पाथ, उसके द्वारा तय किए हुए पाथ पर डिपेंड ना करती हो, मतलब पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ इंडिपेंडेंट हो, वो क्या कहा जाता है? स्टेट फंक्शन कहा जाता है। मतलब क्या है? एक छोटी सी चीज़ है, जैसे आजकल मान लेते हैं अपनी सोसाइटी को ही ले लेते हैं कि आजकल कैसे हैं लोग आसपास। मतलब क्या है, देखो यहाँ पर कोई भी एक सिंपल सा इंसान है, मतलब जैसे आप ही हो इसमें, यहाँ से नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल लाइफ यहाँ से स्पेंड कर रहे हो। अब यहाँ से आपको क्या करना है? आपको करना है यहाँ से स्ट्रगल। क्या करना है? स्ट्रगल। आपने स्ट्रगल किया, फिलहाल आपकी ग्रोथ है इतनी चल रही है, आप यहाँ से नर्सरी से चले 11th की, 12th की, बीएससी पे आ रहे हो, अभी यहाँ पे आपकी लाइफ ऐसी चल रही है। फिर आपको क्या करना है? पाथ फॉलो करना है। मतलब क्या करना है? यहाँ से स्ट्रगल, स्ट्रगल करके कहाँ पहुंचोगे? सक्सेस पर। वहां से आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी? बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। यहाँ से मतलब क्या हो जाओगे? आप करोड़पति बन जाओगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगी? स्मूथ। अब देखो सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी आपको यहाँ इस पॉइंट से देखती है। क्या देखती है? इस पॉइंट से देखती है। मतलब यहाँ पर ये कैसा है, यहाँ पर ये कैसा है? बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्पेंड करता है, जैसे सिंपल मिडिल क्लास होते हैं। फिर उसके बाद क्या देखती है? फिर उसके बाद ये देखती है अरे ये सक्सेस कैसे हुआ। मतलब वो ये नहीं देखती कि कितना स्ट्रगल किया है। इसी तरीके से क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज देखता है, वो पाथ नहीं देखता कि कितना स्ट्रगल किसने किया है। अब यहाँ पर क्या हो गया? ये आ गई स्टेट फंक्शन, मान सकते हो। स्टेट मतलब सोसाइटी से मान सकते हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, हीट, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, ये क्या करती हैं? इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करती हैं, और उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है कि इसने बेचारे ने कितना स्ट्रगल किया होगा। अब देखो पाथ फंक्शन इसका जस्ट अपोजिट है। पाथ से समझ गए होगे आप, पाथ से क्या मतलब है? इसको ये भी पता है कि किस किस रास्ते से आता है। अब यहाँ पर आप क्या मान सकते हो? पाथ से पेरेंट्स मान सकते हो, मतलब उनको पता होता है कि उनके बच्चे ने कितना स्ट्रगल किया है एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए। तो यहाँ से क्या आता है? पाथ आता है। पाथ सिस्टम भी, यानी कि वो थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब पहले क्या था उससे भी, और बाद की पोजीशन क्या है उससे भी, और साथ ही साथ they are also depend on the path followed by the system for such change। मतलब सिस्टम के पाथ पर भी डिपेंड करेगी। ये क्या होता है? पाथ फंक्शन या स्टेट वेरिएबल प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल कर सकते हो वर्क, ठीक है। काम करने के 2 तरीके हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ सिंपल तरीके से समझाने की। बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है समझाने में, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से क्या होता है? जैसे वर्क करते हो, कोई भी वर्क करने के 2 तरीके, आप बिल्कुल या तो बिल्कुल सीधे सीधे कर सकते हो, सीधा आपका आंसर। जैसे मैथ की इक्वेशन है, आपको क्या करना है? कोई भी मैथ की इक्वेशन सॉल्व करनी है, या तो आप सीधे तरीके से सॉल्व कर सकते हो जो करते आए हो, या फिर आप और अलग तरीका अपना के टेढ़ा मेढ़ा जो टॉपर्स अपनाते हैं उसको सॉल्व करके अलग निकाल सकते हो। देखो क्या हो रहा है? फाइनल स्टेज तो आपकी वही आ रही है, लेकिन पाथ पर क्या हो रहा है? पाथ पर भी
क्या कर रहा है, पाथ भी डिपेंड कर रहा है, मतलब किस मेथड से आपने सॉल्व किया है। मान लो अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन दिया है, आप क्या करते हो, सीधा सीधा उसको छोटा सा करके आ जाते हो, मतलब क्या आपने क्या किया, प्रूफ करना है कुछ भी, सिंपल किया, स्टार्टिंग में क्वेश्चन डाला, एक दो लाइन सॉल्व की, फिर सीधा बाद में प्रूफ डाल दिया कि इससे यहाँ से ये करके ये यहाँ पर प्रूफ पहुंच जाएगा। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ता है। इसी तरीके से पाथ पर भी डिपेंड करता है, जैसे आपका वर्क आ गया। अब देखो यहाँ से आगे, ड्यूरिंग थर्मोडाइनमिक रिएक्शन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस में बी कांस्टेंट और इट में बी चेंज्ड। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो थर्मोडाइनमिक रिएक्शन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो कभी कभी कांस्टेंट भी हो सकती है और कभी कभी बदल भी सकती है। तो ऑन द फेज के आधार पर, डिपेंडिंग ऑन फेज, थर्मोडाइनमिक रिएक्शन दो पार्ट में डिवाइड की गई है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं आप, बीएससी सेकेंड ईयर में आ गए हो, ये तो पता ही होना चाहिए। तो उससे पहले बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने ना लिया हो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का स्क्रीनशॉट ले लो, जूम करके लिख लेना इसमें आप, ठीक है। ये हो गया आपका पाथ फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे देखो, हम यहाँ पर हैं इस टाइम पे, तो देखो होमोजीनियस क्या होता है, अगर फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट सेम होती है, अगर फिजिकल स्टेट प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की सेम होती है तो होमोजीनियस होता है। सॉलिड है तो प्रोडक्ट सॉलिड है तो रिएक्टेंट सॉलिड है, अगर प्रोडक्ट लिक्विड है तो सॉलिड भी लिक्विड होना चाहिए, तो होता है होमोजीनियस। जैसे आपका फॉस्फोरस होता है, व्हाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस दोनों क्या है, सॉलिड में होता है। ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है, ग्रेफाइट फॉर्म में भी सॉलिड में होता है और डायमंड फॉर्म में भी सॉलिड में होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस इसका जस्ट अपोजिट, वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें फिजिकल स्टेट चेंज होती है, मतलब प्रोडक्ट की अलग रिएक्टेंट की अलग। जैसे बेस्ट एग्जांपल है आइस का, आइस सॉलिड में होती है, जब रिएक्शन करती है यानी कि थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दो, मेल्ट हो जाती है, लिक्विड बन जाती है, और लिक्विड से फिर वेपर में हो जाती है। समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो यहाँ से ये क्या हो गई, यहाँ पर इतनी बात हो गई हमारे किसके लिए, थर्मोडायनेमिक के फेज के लिए, ठीक है। अब आगे देखो, इसमें दिया हुआ है इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, और फिर उसके बाद यहाँ पर है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये हम करेंगे बेटा नेक्स्ट टर्न पर। मैंने आपको कहा था एक बार, जिसने स्क्रीनशॉट ना लिया हो ले लेना, तो यहाँ से मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देती हूँ। ये फर्स्ट हो गया, यहाँ से ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, यहाँ से ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम से, और ये आइसोकोहरिक प्रोसेस इंटेंसिव प्रॉपर्टी तक हो गया, यहाँ से इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हो गया स्टेट फंक्शन, फिर हो गया पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन के बाद होमोजीनियस रिएक्शन और हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब इसके बाद है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे हम हमारे नेक्स्ट टर्न पर, नेक्स्ट टर्न पर जब भी हमारी अब आगे की क्लास होती है। अब देखो इसमें अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपके कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम आईडी आपको बताते हैं हम। इंस्टाग्राम पे आपको सर्च करना है physics_guru_India, ये इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पर मैसेज करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करना आपको, और वहाँ पर आपको सर्च करना, आईडी बनाइएगा, पहले सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आपको डेली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। आपको क्वेश्चन होते हैं ना कि क्लास कब हो रही है कब नहीं हो रही है, आधों को पता नहीं होता कि क्लास हुई है या नहीं हुई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको पहले ही पता चल जाएगा, क्लास होने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टर्न पर हम हमारा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका इंटरनल एनर्जी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर। थैंक यू सो मच।